नमस्कार दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी परिवार में स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं अर्जुन यादव। आज दोस्तों हम आपको इतिहास के बारे में दोस्तों बताएंगे। इतिहास क्या होता है दोस्तों? इतिहास के दोस्तों हिस्टोरिक, इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री यानी दोस्तों इतिहास है, इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री किसे कहते हैं? हिस्ट्री के जो पिता यानी हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा। हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा। पहले भाग को कहा प्राग ऐतिहासिक का, दूसरे भाग को कहा आद्य ऐतिहासिक का, तीसरे भाग को ऐतिहासिक का। इसे दोस्तों इंग्लिश में इसे प्री हिस्ट्री का मतलब ये पहले वाला, प्रोटो हिस्ट्री, इसे कहा प्रोटो हिस्ट्री, इसे कहा है हिस्ट्री। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक। ठीक है। अब देखिए, प्राग ऐतिहासिक में क्या मिला है? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इसमें मिला क्या है? तो प्री मतलब पहले वाला। तो इसे जो है तीन भागों में भाषा के यानी लिखित के आधार पर बांटा है। तो इसमें प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित के कोई अवशेष नहीं मिले हैं कि यहाँ पर मानव जो था ये लिखना नहीं जानता था। यानी इससे ये है कि यहाँ पर लिखित कोई प्रावधान नहीं मिले हैं। जो भी लोटा, पत्थर, गिलास, थरिया, बिलिया यानी जो भी मिला है यहाँ पर कोई लिखित नहीं है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर जो मिले हैं कुछ अवशेष, वो लिखित थे पर इनको कोई पढ़ा ना आया। हमारे हिसाब से ये दफा सब डॉक्टर थे। डॉक्टर ने एक बार मरीज ने पूछा, डॉक्टर वह क्या लिखता है? तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर ये लिखता है कि मैंने तो लूट लिया, अब तू भी लूट ले। तो इसी प्रकार यानी आदि ऐतिहासिक काल में लिखित तो था, लेकिन ऐसा नजरा ने लिखा कि उसे कोई पढ़ भी ना सकता। लिखा तो अब ऐसा ऐतिहासिक काल, इसमें जो था इसमें लिखित प्रावधान मिले। ठीक है। इसमें भी लिखित प्रावधान मिले पर इसे कोई पढ़े भी ना सका। इसमें लिखित प्रावधान मिले जिसे आप लोग पढ़ सकें। ठीक है। अब देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित प्रावधान कोई नहीं था। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित तो था, लेकिन उसे किसी ने पढ़ा नहीं जा सका। यानी इसमें आदि ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्ट्री में लिखित तो था, लेकिन उसे किसी ने पढ़ नहीं पाया। ऐतिहासिक काल में लिखित तो था, लिखित भी था और उसे पढ़ भी यानी उसे पढ़ा भी जा सका। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, ये जो लिखित के आधार पर तीन भागों में बांटने वाले जब इतिहास के पिता हेरोडोटस थे, तो इन तीन भागों में ये त्रिभागित में यानी ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी यूपीपीसीएस 2014। उसमें क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था कि इतिहास को तीन भागों में बांटने वाले पुरातात्विक विज्ञान का नाम बताइए जिसने प्राग ऐतिहासिक काल को लिखित तथा प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित का कोई प्रावधान नहीं मिला, आदि ऐतिहासिक काल में लिखित का मिला और ऐतिहासिक काल में लिखित का मिला जिसे पढ़ा जा सका। इस तीन भागों में बांटने वाले पुरातात्विक वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो इसे जो दोस्तों बांटा था उनका नाम था
जॉन वुरस्ट ने बांटा। जॉन वुरस्ट को इनका यानी इतिहास को त्रिपालित में बांटने वाले जॉन वुरस्ट। ठीक है, अब आपको प्राग ऐतिहासिक काल पर पहले पढ़ना, उसके बाद में आदि ऐतिहासिक काल पढ़ना, उसके बाद में ऐतिहासिक काल। इसमें ही आएगा आधुनिक काल, मध्य काल यानी प्राचीन, इसमें सब मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल यहाँ से देखिए, इसमें क्या था, इसमें पत्थर का ज्यादातर आविष्कार हुआ है। तो पत्थर का अधिकतर प्रयोग होने के कारण इसे कहा गया है पाषाण काल। अब देखिए, कोई चीज है उसे आप 3 भागों में बांट सकते हो। हमने जान लिया, आप जितने बच्चे हो उतने बच्चों को अगर मैं 3 भागों में बांटना चाहूँ, जो सबसे ज्यादा होशियार है वो 1 नंबर हो जाएगा, जो सबसे कमजोर है वो 2 नंबर पर हो जाएगा, जो बीच वाला है, जो होशियार भी है और कम भी है, यानी उसे मध्य वाला कर सकती हूँ। तो उसी प्रकार इसे जो है पाषाण काल को मैं 3 भागों में बांटा। तो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा। पहले भाग को पाषाण काल, दूसरे भाग को मध्य पाषाण काल, तीसरे भाग को नव। अब ये पाषाण काल है, सबसे पुराने वाले काल को पाषाण काल, मध्य वाले पाषाण, जो बीच वाला था उसे मध्य पाषाण काल, जो सबसे नया वाला था उसे नव पाषाण काल। कोई दिक्कत नहीं। पाषाण काल का जो समय था वो 25 लाख वर्ष से 12,000 के का मतलब जानते ही हो रहे आप सभी लोग, 1000 का करता प्रदर्शित, तो 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व। ठीक है, मध्य पाषाण काल ये चला था 12,000 से, यानी 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व। ठीक है, नव पाषाण काल चला था ये 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मानव ने सबसे अधिक जीवन किस काल में बिताया। तो ये चला 25 लाख वर्ष, ये चला 12,000 से 5,000 वर्ष, ये 5,000 से चला 3,000 वर्ष। तो सबसे अधिक जीवन किस काल में बिताया, तो पाषाण काल में मानव ने सबसे अधिक जीवन बिताया। पाषाण काल में मानव ने सबसे अधिक जीवन बिताया। मित्रों एक बार ध्यान दीजिए कि यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वाले में कि पाषाण काल की समय सीमा बताइए। तो दोस्तों वहां पर 12,000 ऑप्शन ना होकर केवल 25 लाख ही ऑप्शन था। तो वहां पर 25 लाख के सामने 12,000 की कोई वैल्यू है नहीं है, तो 25 लाख ही वहां पर ऑप्शन था खाली। तो 25 लाख ऑप्शन बी पर था, वो आपका सही। दोस्तों दूसरे नंबर मध्य पाषाण काल जो है 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व चला, और नव पाषाण काल 5,000 से 3,000। ठीक है, अब देखिए पाषाण काल में देखिए क्या क्या चर्चाएं होंगी। तो दोस्तों पाषाण काल से यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है इसको इस प्रकार। पाषाण काल, इसमें क्या था कि मानव जो था ये चतुरा उघाड़े फिरता था। उघाड़े का तो समझो नंगा घूमता था पाषाण काल में। ये जो था ये इस तरह से चलता था, इस तरह से, यानी कि लचे हुए क्यों चलता था, जो हमारे ये खोपड़िया पर जो ये धसा हुआ सा महसूस होता है, ये यहाँ पर नहीं था, ये बीच में था।
तो जिसके कारण हम लोग से सीधे नहीं हो पाते जिस तरह से अभी से हैं, तो इसलिए मैं झुकना पड़ता था, यानी झुक के ही चलना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर जो ये छेद था, ये यहाँ पर गड्ढा था, ये गड्ढा जो था ये आपके बीच चांद पर था, बीच खोपड़ी पर, तो इसीलिए जो था मानव सीधा नहीं खड़ा हो पाता था। तो रगड़ा यहाँ पर जो पाषाण काल में जो मानव चलता था, ये रगड़ा था उघारे घटता था, नंगा घूमता था। तो उस काल की दोस्तों बात चलती है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये रगड़ा किसका कोई काम धाम तो था नहीं, ये केवल क्या था, ये केवल खाना बदोश था, खाना बदोश। खाना बदोश क्या होता है कि दोस्तों, जैसे कि कोई भी चीज चाहिए, ये इतना खाना बदोश था कि खाने के लिए अपने बाप को भी खा जाता था, अपने बाबा को भी खा जाता था, यानी भूख लगी है तो कुछ ना कुछ खाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि 6 महीने का जो बच्चा होता है छोटा, उस तरह को कुछ नहीं मालूम होता कि मेरी माँ कौन है, पिता कौन है, चाचा कौन है, बुआ कौन है, बब्बा कौन है, उसे कुछ नहीं मालूम होता है। उसे केवल यही मालूम होता है कि मेरे दूध पिला, मुझे केवल दूध पिला, उसे और कुछ ज्ञान नहीं होता। तो उसी प्रकार ये यहाँ पर मानव ऐसा था कि इसे केवल खाना खाने से मतलब था, कहाँ पड़ा है, कहाँ लेटा है, कहाँ बैठा है, इस चीज से कोई मतलब नहीं, केवल ये खाना बदोश था। यानी खाना बदोश को आप कह सकते हो खाद्य संग्रह, खाद्य संग्रह, ठीक है। यहीं पर इसने क्या किया, बड़का बड़का पत्थर को उठाता था और जानवरों को हुलका के हुल करके लाता था और उनके ऊपर बड़का पत्थर डाल देता था, बड़का बड़का पत्थर। तो यहाँ पर पत्थरों में आपस में चिंगारी उत्पन्न हुई, तो यहीं से इन्होंने आग की स्थापना, यानी आग की खोज पाषाण काल में ही कर दी गई। आग की खोज यहाँ पर ये जगह था, ये यहाँ पर बड़का पत्थर, बड़का पत्थर लाता था और इसने जो है आग की खोज कर दी। यहाँ पर आग की खोज भी यहीं पर थी। ये रगड़ा यहाँ पर खाना बदोश था, खाना बदोश था, ये खाद्य भंडार था। किस काल के मानव को खाद्य संग्राहक कहा जाता था, तो पुरा पाषाण काल के मानव को, पुरा पाषाण काल के मानव को खाद्य संग्राहक कहा जाता था। पुरा पाषाण काल के मानव को खाद्य संग्राहक कहा जाता था। पुरा पाषाण काल के मानव को खाद्य संग्राहक कहा जाता था। सबसे अधिक समय तक चलने वाला काल पुरा पाषाण काल था, जो 25 लाख वर्ष तक चला था। मध्य पाषाण काल था, जो 12,000 से 5,000 चला। नव पाषाण काल था, जो 5,000 से 3,000 चला। पुरा पाषाण काल में मानव खाना बदोश था, यानी खाद्य संग्राहक था। यहीं पर इसने आग की खोज कर दी थी और यहाँ पर ये बड़का बड़का पत्थरों को लेके गया। ठीक, दूसरी बात, हाँ दोस्तों, दूसरी बात तो ध्यान दीजिए। हाँ दोस्तों, देखिए क्या, तो यहाँ पर का ये बड़का बड़का पत्थर लेता था, आग लेता था, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, पुरा पाषाण काल में मानव सर्वप्रथम किस महाद्वीप में था, तो ये था अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में, यानी ये कहाँ था, तो अफ्रीका महाद्वीप। क्या ये मानव सभ्य था? नहीं, ये मानव जो था ये सभ्य नहीं था, क्योंकि ये खाना बदोश था पूरा,
इसे केवल ठाने से मतलब था, ये सभ्य कहाँ से हो सकता है? सभ्य मानव एशिया महाद्वीप में उत्पन्न हुआ। सभ्य मानव जो था वो एशिया महाद्वीप में उत्पन्न हुआ था, लेकिन जो मानव था ये सभ्य नहीं था, ये खाना बदोश था। खाना बदोश मानव यानी खाद्य संग्राहक मानव के स्रोत कहाँ से मिलते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से मिलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप से मिलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में जो था ये खाना बदोश था। आग की खोज रचना कर दी थी, बड़का पत्थर जलाता था, और उसके बाद में ये आठेट का मतलब होता है शिकार। शिकार करता था यहाँ पर, यानी किस काल में मानव शिकार यानी आठेट करता था? तो पुरापाषाण काल में मानव आठेट, वही आठेट जो आपने रामायण में सुना होगा कि वो श्री राम की पत्नी को, सीता माँ को रावण उठा के ले गया, तो आठेट वही विदिक्षा। वो बात दूसरी है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, यानी एक बार दोस्तों रिवील कर लीजिए, हिस्टोरी यानी कि इतिहास मतलब हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को 3 भागों में बांटा, जिसे लिखित के आधार पर उन्होंने 3 भागों में बांटने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो उनका नाम था जॉन ब्रुस ने इतिहास को 3 भागों में बांटा और अपनी भाषाओं के आधार पर कहा कि यहाँ पर लिखित स्रोत नहीं मिले, यहाँ पर लिखित मिले पर उसे पढ़ा ना जा सका, यहाँ पर लिखित मिले जिसे पढ़ा भी जा सका। उसके बाद में प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा। पुरापाषाण काल, जिसका समय सीमा 25 लाख वर्ष से 12,000 ईसा पूर्व। उसके बाद में मध्य पाषाण काल 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व। उसके बाद नव पाषाण काल 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व। उसके बाद पुरापाषाण काल में मानव खाना बदोश था और खाद्य संग्राहक था, आग और बड़का पत्थर चलाता था। यहीं पर इसने आग की खोज की थी। तो आग की खोज किस काल में हुई? पुरापाषाण काल में हुई। कई बार क्वेश्चन पूछा जाए आग की खोज कहाँ पर हुई, तो आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई। सर्वप्रथम मानव कहाँ आया था? तो अफ्रीका महाद्वीप में आया था। अफ्रीका महाद्वीप को मनुष्यों का पालना, अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। यहीं पर सर्वप्रथम मानव आया था, तो अफ्रीका जाति मानव जाति को अफ्रीका महाद्वीप का पालना कहा जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए उसके बाद ध्यान दीजिए दोस्तों, पुरापाषाण काल के बाद में अब आया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में ये क्या करता था मानव? तो ध्यान दीजिए, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में इसने अंत्योष्टि कार्यक्रम चालू कर दिया था। अंत्योष्टि कार्यक्रम को कहते हैं अंतिम संस्कार, यानी कि मध्य पाषाण काल से इन्होंने मनुष्य अपने बाबा का, पिता का, भाई का जो भी खत्म होता था, यानी जिसकी भी मृत्यु हो जाती थी, उसके सबको इन्होंने दफनाना शुरू कर दिया। तो उसे कहते हैं अंत्योष्टि। तो अंत्योष्टि प्रक्रिया कहाँ किस काल से शुरू हुई? तो मध्य पाषाण काल से। यहीं पर इसने माइक्रोलीथ यानी छोटे छोटे औजार कहाँ देखने को मिले? तो मध्य पाषाण काल में।
और बड़े बड़े औजार कहाँ मिले? तो पूरा पाषाण काल में। तो यहाँ से केवल मध्य पाषाण के 2 ही क्वेश्चन पूछता है कि अंत्योष्टि का क्रम किस काल में शुरू हुआ? तो मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ। माइक्रोलीथ की अवशेष किस काल से मिले? तो मध्य पाषाण काल से मिले। अब आइए नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल, इसमें क्या हुआ? एक बार 2 घाना बदोश आपस में मार कर गए। 2 घाना बदोश आपस में ही लड़ाई कर ली इन्होंने आपस में। अब आप लोग जानते हो जब लड़ाई होती है तो आपस में एक पार्टी तो हारती है, एक पार्टी जीत जाती है। तो वहीं पर क्या हुआ? इलेक्शन जीती। देखिए क्या हुआ? यहाँ पर बढ़ता है मध्य एशिया। मध्य एशिया में 2 घाना बदोश आपस में लड़े गए। मध्य एशिया में 2 घाना बदोश आपस में लड़े गए और उन्होंने इस तरह से मार की कि कुछ घाना बदोश यहाँ भाग गए। यहाँ कुछ घाना बदोश यानी मध्य एशिया में जब मार हुई थी कुछ 2 घाना बदोशों में, तो कुछ घाना बदोश इधर को भजा दिए बाकी। जब वहां से बढ़ा दिए ये जरा भूखे थे तो यहाँ पर आए और मूड पटक, यहाँ मूड पटक रहे थे भारत के यहाँ पर नहीं। तो ये जरा मूड पटकते तो यहाँ पर इनको गजब सा महसूस हुआ। तो इन्होंने वहां से कुछ मौके द्वारा कुछ चीजों को उखाड़ा तो घास दाग, तो वहां पर क्या मिला? यहाँ पर गाजर मिली इनको। ये तो क्या चीज है? ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसे तो मैं खा भी सकते हैं, इसे तो मैं खा भी सकते हैं। तो यहाँ से इन्होंने आए और इन्होंने यहाँ से उखाड़ा तो यहाँ पर गाजर मिली। तो इन्होंने अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है। जब इन्हें उखाड़ा तो इन्हें खाया और ये तो बहुत बढ़िया, इससे तो हम खा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया? तो इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर इतना विकास हो गया नव पाषाण काल में कि यहाँ पर ये खेती करना शुरू। अब खेती करना शुरू कर दी, यानी कृषि को करना शुरू कर दिया। तो किस काल में कृषि को करना शुरू किया? तो नव पाषाण काल में कृषि शुरू हुआ। कृषि के अवशेष यानी नव पाषाण काल में मानव ने कृषि को करना, यानी कि यहाँ पर ये जो भूखा था तो यहाँ पर कृषि हो रही थी, किसी दूसरे खेत में घुसा और ये खाने लगा। यहाँ पर खेती हो रही थी, फिर ये दूसरा सब खेती करने लगा ये भी। तो यहाँ पर यानी कृषि के अवशेष सर्वप्रथम कहाँ मिले? तो नव पाषाण काल में। जगह ये कौन सी थी, किस जगह मिले? तो यहाँ पर ये पड़ता है मेहरगढ़। जगह का नाम है आप मेहरगढ़। जगह का नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है ये सुलेमान और कृथर, सुलेमान और कृथर। सुलेमान और कृथर 2 पहाड़ियों के बीच में है। सुलेमान और कृथर 2 पहाड़ियों के बीच है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मेहरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? मेहरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेहरगढ़ कृषि के लिए प्रसिद्ध है। कृषि के अवशेष सर्वप्रथम किस काल में मिले? तो नव पाषाण काल में मिले। कृषि के अवशेष सर्वप्रथम किस काल में मिले? तो नव पाषाण काल में मिले। दूसरी बात, कृषि के अवशेष नव पाषाण काल में सर्वप्रथम किस जगह मिले? तो मिले
मेहरगढ़ जो पड़ता है पाकिस्तान में है इस समय। सुलेमान और किरथर, मेहरगढ़ किन दो पहाड़ियों के बीच में है? तो सुलेमान और किरथर दो पहाड़ी हैं, इन दोनों के बीच में बसा हुआ है मेहरगढ़। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए यहीं पर। अब देखिए यहाँ पर जब कृषि करना शुरू किया है हमने, तो कृषि आप अमेरिका में रह के इंडिया में खेती आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप लोग सभी देहात के होंगे, आप सभी लोग जानते भी होंगे कि अगर खेती करना होगा तो बाहर रहना भी है। बाहर रहना होगा तो रहने के लिए कुछ आपको करना पड़ेगा, तो जब रहना पड़ेगा तो आवास बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आवास, तो सर्वप्रथम मानव ने किस जगह आवास बनाया? यानी कि मानव ने किस काल में सर्वप्रथम आवास के अवशेष, पुरातात्विक स्रोतों के अवशेष मिले हैं? तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में आवास की स्थापना हो चुकी थी, ये स्रोत मिलते हैं। उसके बाद में जब आवास बनाया जाएगा तो यहाँ पर कुछ जानवर भी पाले जाते हैं। वो कौन सा जानवर है? कुत्ता। तो उन्होंने कुत्ता भी पाला था। कुत्ता क्या होता है? ये थोड़ा बहुत चापलूसी करता है। ठीक है, अब देखिए नवपाषाण काल से क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जाएगा। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको उस तरह से रूबरू करवा देती हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, नवपाषाण काल की समय सीमा बताइए। तो 5000 से 3000, 5000 से 3000। ठीक है, 5000 से 3000 नवपाषाण काल की सीमा। ठीक है, उसके बाद में नवपाषाण काल में सर्वप्रथम कृषि के अवशेष कहाँ मिले हैं? नवपाषाण काल में सर्वप्रथम कृषि के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो मेहरगढ़ में मिले हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है मेहरगढ़ किस जगह पर स्थित है? तो इस समय जो है पाकिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में सर्वप्रथम मेहरगढ़ जो है, क्वेश्चन इस तरह से बनेगा दूसरा कि मेहरगढ़ किन दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो सुलेमान और किरथर दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है। उसके बाद सर्वप्रथम नवपाषाण काल में आवास के अवशेष कहाँ मिले? सर्वप्रथम नवपाषाण काल में आवास के अवशेष कहाँ मिले? तो मिले हैं ये मेहरगढ़ में। सर्वप्रथम मानव ने कुत्ता किस काल में पाला? तो नवपाषाण काल में पाला। अभी क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड से, यूपी उत्तराखंड से एसआई की क्वेश्चन में, उत्तराखंड के दरोगा वाले क्वेश्चन में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य का जो, यानी कि मानव का जो वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, यानी मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, इसकी उत्पत्ति किस काल से हुई है? अब यहाँ पर जो होमो सैपियंस आया, यानी कि मानव का वैज्ञानिक नाम, तो जरा ये बैठे थे बच्चे वो कहने लगे कि अभी लोग होमो सैपियंस मारेंगे होमो सैपियंस, पर होमो सैपियंस उसमें उत्तर में प्रश्न में दिया था। तो वहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार था, मानव का जो वैज्ञानिक, यानी मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस किस काल से हुआ? तो किस काल से? होमो सैपियंस इस समय, होमो सैपियंस क्यों हम आप समझदार हुए, तो किस काल से समझदार हुए? नवपाषाण काल से। तो नवपाषाण काल से होमो सैपियंस की उत्पत्ति हुई है। आप पुरापाषाण काल से होमो सैपियंस की उत्पत्ति नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पर खाना बदोश था मानव। यहाँ क्या था? यहाँ होशियार मानव हो चुका, बुद्धि का तेज हो चुका था यहाँ पर। इस काल में नवपाषाण काल में। ठीक है, उसके बाद देखिए
यहाँ पर इसने आवास की खोज की, कुत्ता की खोज की, मेहरगढ़ में। अब कृषि के जो अवशेष मिले हैं वो किस चीज के थे? गेहूं, धान, चावल, गेहूं, चावल, जौ, किस चीज के अवशेष मिले थे? तो यहाँ पर मिले थे जौ। जौ के अवशेष मिले थे, जौ। जौ और गेहूं, जौ और गेहूं के अवशेष मिले थे मेहरगढ़ से। जौ और गेहूं के अवशेष मिले थे मेहरगढ़ से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो भी है वो दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है, जिस प्रकार मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ, और इतिहास आपको समझ में आए तो वीडियो केवल आप शेयर करते रहो। जितना अधिक आप वीडियो को शेयर करोगे दोस्तों, उतना ही हम आपको वीडियो में यानी कि जितने से ज़्यादा यानी जिस प्रकार क्वेश्चन बन रहा है उस प्रकार आपको परीक्षा दी होगी। सबसे अधिक क्वेश्चन प्रापाठकाल से, मध्य पाठकाल से, नव पाठकाल से यानी इतिहास से पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में इसके अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो क्या है 2 मिनट। उसके बाद ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या हुआ, इसके कुछ अवशेष मिलना शुरू हुए। इसके कुछ जो अवशेष थे वो मिलना शुरू हुए। देखिए अच्छा कहाँ कहाँ से मिले। एक यहाँ पर पड़ता है मद्रास। मद्रास 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 पड़ता है, जिसे आज आप चेन्नई कहते हैं। इसे पहले मद्रास कहा जाता। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पल्लवों का शासन था। पल्लवों का यहाँ पर शासन था, पल्लवों का शासन था। और वहीं पर एक जगह थी जिसे कहा था पल्लव रन। तो पल्लव रन में मानव की खोपड़ी का कंकाल, पल्लव रन में मानव की खोपड़ी का कंकाल मिला था। दूसरी बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर पड़ता है मध्य प्रदेश। यहाँ पर पड़ती है भीमबेटका। भीमबेटका पड़ती है मध्य प्रदेश में। यहाँ से गुफा चित्र के अवशेष मिले। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पुरातात्विक स्रोत से गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। पल्लव रन में किस पुरातात्विक स्रोत के अवशेष मिले? तो मानव की खोपड़ी के कंकाल का अवशेष मिला। उसके बाद यहाँ पर पड़ता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जगह है कोल्हेवा। यहाँ पर पड़ता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कोल्हेवा। ये पड़ता है इलाहाबाद के पास में। यहाँ जो थे, यहाँ धान यानी कि यहाँ पर चावल के अवशेष मिले। कोल्हेवा में पुरातात्विक स्रोत के चावल के अवशेष मिले। उसके बाद यहाँ पर ही पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है लेहरा देव। तो लेहरा देव में भी कृषि के अवशेष मिले। लेहरा
लेहरा देव में कृषि के अवशेष मिले। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक जगह पड़ती है जम्मू कश्मीर में ब्रजहोम। ब्रजहोम यहाँ से क्या अवशेष मिले, तो यहाँ से पुरातात्विक स्रोत के आधार पर व्यर्थ आवास, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। देखिए कोल्हेवा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो प्राचीन पुरातात्विक स्रोत में चावल की खोज हुई। लेहरा देव किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर नवीनतम कृषि के अवशेष मिले हुए हैं। ब्रजहोम किसके लिए दस्तावेज मिला है पुरातात्विक का। यहाँ पर पड़ता है पल्लवन मद्रास में, जिसे आज आप चेन्नई कहते हो। तो मद्रास किसके लिए प्रसिद्ध है, मानव की खोपड़ी का कंकाल मिला था। भीमबेटका से गुफा चित्र मिले। यहाँ पर पड़ता है बिहार। बिहार में एक जगह है चिरान, जो कि सहारन यानी छपरा जिले के अंदर पड़ती है। छपरा जिले में दोस्तों यहाँ पर भी पुरातात्विक अवशेष मिले हुए हैं। जो पुरातात्विक अवशेष मिले हुए हैं चिरान से, वो भी यहाँ पर है। उसके बाद दोस्तों ठीक है, इतने के बाद दोस्तों अगली वीडियो में आपको बताएंगे और यहीं पर अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। और जो है आप लोग कमेंट में बताना है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि इससे और अधिक मात्रा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और कोरोना की बीमारी चल रही है, जिस कारण हम आपकी क्लास ऑफलाइन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है।